नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11वीं 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इससे पहला जो अध्याय है जनसंचार माध्यम। ये जो जनसंचार माध्यम है, इसमें हमने इस पूरे अध्याय को कई खंडों में बांट करके आपको समझाने के लिहाज से प्रयास किया है। पिछले वीडियो में हमने समझा संचार क्या है, और इस वीडियो में हम समझेंगे जनसंचार क्या है। ये तो हम पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं कि संचार का ही एक प्रकार है जनसंचार। तो इससे आगे जानते हैं जनसंचार के बारे में और महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनसंचार, जब संचार की प्रक्रिया किसी उपकरण की सहायता से संपन्न हो रही हो तो उसे जनसंचार कहा जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें जो मैं बता रहा हूं। जब संचार की प्रक्रिया यानी एक व्यक्ति, संचार तो मतलब हुआ विचारों का आदान प्रदान, पर जब यह संचार की जो प्रक्रिया है ये किसी उपकरण के माध्यम से एक से अधिक लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक जब ये पहुंचती है, संपन्न होती है, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। संचार तो ये भी हो गया, दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो ये संचार है, पर जनसंचार में आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक व्यक्ति और अनेकों व्यक्तियों तक अपनी बातें पहुंचाता है। यहाँ वह स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज को ज्यों का त्यों उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, तो उसके लिए उसे कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के संचार जनसंचार में बदलता है। जनसंचार एक व्यक्ति के विचारों को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और यह कार्य बिना किसी उपकरण के संपन्न नहीं किया जा सकता। संचार आमने सामने ही किया जा सकता है, परंतु जनसंचार के लिए उपकरणों की मदद लेना अनिवार्य हो जाता है। जनसंचार की विशेषताएं हम देखें। पहला है, इसका संदेश जो है वो सार्वजनिक होता है। जनसंचार की विशेषताओं पे ध्यान दें तो इसका जो संदेश है वो सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक से तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्तियों के लिए नहीं होता, वो एक पूरे के पूरे बड़े समूह के लिए हो सकता है, और उस समूह में जो लोगों की संख्या है वो लाखों भी हो सकती है, करोड़ों भी हो सकती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचार में तो सीधा संबंध होता है, जो संचारक है, स्रोत है, वो सीधा प्राप्तकर्ता से अपनी बात कह सकता है। परंतु जनसंचार में एक व्यक्ति है, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अपने पूरे राष्ट्र को संबोधन दे रहे हैं, तो संचारक तो प्रधानमंत्री है और प्राप्तकर्ता उस देश की जनता है, परंतु प्रधानमंत्री और जनता का सीधा संबंध नहीं है। वे एक उपकरण के माध्यम से एक दूसरे को सुन और समझ पा रहे हैं। इस प्रक्रिया को अनुशासित करने के लिए द्वारपालों की बड़ी महती भूमिका होती है। यह जो पूरी प्रक्रिया है कैसे संपन्न हो, तो इसके लिए द्वारपाल एक टेक्निकल शब्द इसमें लिया गया है। द्वारपाल से तात्पर्य है संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, जो समस्त सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। जो समस्त सामग्री है उसको नियंत्रित करने का कार्य ये द्वारपाल जिन्हें कहा गया है वो करते हैं। इसमें यह भी आप देख सकते हैं कि कहीं कोई संदेश दिया जा रहा है, देश हित के लिए, जन कल्याण के लिए कोई संदेश है, तो उस संदेश को पहले ही संपादक, उप संपादक इत्यादि की जो टीम है वो उसे ये तय करती है कि उस संदेश में हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितने समय कौन सी चीज दिखाई जानी है, वो तय करते हैं। उसके बाद वह संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो सारा कुछ नियंत्रण करने का जो काम है वो संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक इत्यादि करते हैं। नियंत्रण का आधार क्या होता है ये ध्यान रखना जरूरी है। किस आधार पे वो नियंत्रण को संपन्न करते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिए सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, पत्रकारिता के मूल्य और उनकी आचार संहिता कि उन्हें क्या चीज प्रस्तुत करनी है और क्या चीज प्रस्तुत
नहीं करनी, ये जरूर ध्यान रखा जाता है। यदि इन चीज़ों के हिसाब से हम सामग्री प्रकाशित करते हैं तो वो किसी भी साधन, किसी भी माध्यम की विश्वसनीयता को तय करते हैं। यदि हमारी कोई आचार संहिता नहीं है, हमारे कोई सिद्धांत नहीं है, सार्वजनिक हित उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा कोई भी माध्यम जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इनका अनुसरण नहीं करता, जनता में उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। तो आगे संचार, जनसंचार की विशेषताओं को देख करके इसके बाद हम जनसंचार के कार्यों को यदि देखें तो जनसंचार के कार्य, एक तो सूचना देना, कहीं भी किसी तरह की कोई सूचना देना है, मान लीजिए कोविड-19 ही जैसे फैला हुआ है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो एक राष्ट्रव्यापी सूचना यदि दी जाती है तो उसमें जनसंचार का उपयोग किया जाता है। शिक्षित करना, इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेजा जा रहा है, पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षित करना भी आप जनसंचार के बहुत सारे उपयोग आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो शिक्षित करना भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की रही है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उनके प्रति सजग बनाने से भी है। शिक्षित करने से तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं है, हालांकि किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं, यूजीसी के जो चैनल है वो लगातार पढ़ने पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन सूचना देना और सामान्य जानकारी देना भी शिक्षित करना ही है। अगला है मनोरंजन करना। जनसंचार के जो माध्यम है वो मनोरंजन करने का भी एक प्रमुख साधन है। सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो, किताबें आदि ये सब मनोरंजन का साधन भी हैं, साथ में जानकारियां भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। एजेंडा तैयार करना, एजेंडा तैयार करने से तात्पर्य क्या है कि जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं आम लोगों के लिए मुद्दा बन जाती हैं। तो कितनी ही बार हमने देखा है, बसंत विहार कांड की यदि हम बात करें, निर्भया कांड की, तो उसमें उस कांड को यदि जनसंचार के माध्यम नहीं उठाते, महत्वपूर्ण प्रभावशाली ढंग से नहीं उठाते, तो वह आम जनता का आंदोलन नहीं बनता। तो ये जो जनसंचार के माध्यम हैं ये बहुत मामले में एजेंडा बनाने का भी काम करते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके साथ ही है अगला, निगरानी या नियंत्रण रखना। आप ये तो जान ही सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी निगरानी बहुत जरूरी है, नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। लोगों को नहीं पता होता, वे इतने जागरूक नहीं होते, इतने संयमी नहीं होते कि सारी चीज़ें अपने आप ही चलाते रहें, अनुशासित जीवन जीते रहें। यदि ऐसा होता तो किसी भी राष्ट्र में इतनी बड़ी पुलिस बल की आवश्यकता नहीं होती, सैन्य बल की आवश्यकता नहीं होती। तो जो जनसंचार माध्यम है ये सरकार की नीतियों को, कानूनों को लगातार लोगों के सामने रखते हैं जिससे वे नियंत्रित रहें, और सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर ये निगरानी भी रखते हैं। यदि कोई मंत्रालय, कोई मंत्री, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी कमजोरियों को जनता के सामने लाकर उस पर एक लगाम लगाई जाती है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है, किसी संगठन या संस्था में कोई लापरवाही की जा रही है, तो उन लोगों की लापरवाहियों को सामने लाने का काम जनसंचार के माध्यम ही करते हैं। इसके साथ ही ये विचार विमर्श का भी एक मंच है। तो जनसंचार माध्यम विचार विमर्श का मंच है। लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे रेडियो पे, टेलीविज़न पे, अनेक चैनलों पे अलग अलग तरह के विशेषज्ञ जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उन्हें बिठा करके विचार विमर्श किया जाता है, बहसें की जाती हैं, और उन सब का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता उस विषय को आसानी से और गहराई से समझ ले। तो ये जनसंचार के मुख्य
कार्य हैं। अब हम बात करेंगे जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ। यदि अतीत में हम देखें तो प्रथम समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है। आपने देखा होगा कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि देवर्षि नारद सूचना देने के लिए धरती पर आए हैं और लोगों को कुछ विशेष कार्य करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। भारतीय नाट्य परंपरा, भीमबेटका के गुफा चित्र, कठपुतली की कला, ये सभी इस परंपरा को विकास प्रदान करते हैं। महाभारत काल में भी संजय नाम का एक पात्र जनसंचार का कार्य करता दिखाई देता है। वह दूर बैठा हुआ और महाभारत के पूरे युद्ध का हाल अपने राजा धृतराष्ट्र को सुनाता है। तो यहां भी हम देखते हैं कि संजय के माध्यम से जनसंचार का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न राजाओं के शिलालेख, भोजपत्र लेखन भी हमें प्राचीन काल में संचार और जनसंचार का आभास कराते हैं। बाद में रोजनामचा लिखना, अनेक राजाओं के काल में यह हुआ करता था कि रोजाना की गतिविधियों को कागज में लिखा जाता था व्यवस्थित तरीके से। भारतीय लोक माध्यम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कथावाचन है तो कथा के माध्यम से एक संदेश को और आम जनता तक पहुंचाना। बाउल है, सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, ये सभी उस समय जनसंचार के माध्यम ही हुआ करते थे। तो आइए अब जानते हैं जनसंचार माध्यमों के प्रकार के बारे में। तो जनसंचार माध्यमों के मुख्यतः दो प्रकार हैं। प्रथम, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम का मतलब क्या है? छापा खाना। छापे खाने के माध्यम से जो चीजें छप करके आए और उन्हें लोगों में वितरित करके जनसंचार का कार्य किया जाए। इनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। इसमें 3 चरण होते हैं प्रिंट माध्यम के। एक, समाचार संकलन, अलग अलग सूचनाएं एकत्रित करने का काम किया जाता है सबसे पहले तो। उसके बाद उसका संपादन किया जाता है, कौन सी खबर छापी जाए, कौन सी नहीं, किसको स्थान दिया जाए, किसको नहीं। और उसके बाद फिर अंतिम चरण होता है प्रकाशन का। प्रकाशन होने के बाद फिर वह लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। द्वितीय जो इसका प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो जनसंचार के 2 माध्यम हो गए, एक प्रिंट माध्यम और छपा हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आप देखेंगे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें किन्हीं यंत्रों के माध्यम से जनसंचार का कार्य लोगों तक पहुंचता है, वो जनसंचार माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाता है। तो प्यारे साथियों, हम आपको बता रहे थे जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं, कार्य क्या करते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, और आज केवल इतना ही। जल्दी ही हम लेकर के आएंगे आपके लिए प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या अंतर है, वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, उनकी शैली क्या है, समाचार संकलन करने का कार्य क्या है, दोनों के लिए लेखन करेंगे तो क्या उसमें कोई अंतर आता है, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लगातार हमें देखते हैं, उत्साहित करते हैं, और जल्दी ही अगला वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।